पर सरकार को तो ये दिखाना चाहिए कि वो सब धर्मों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सत्ता की बुनियाद इसी पर है। याद कीजिए गुजरात के दंगे क्या हुआ था। छोटी छोटी चीजों को लेकर के वो मुसलमानों को निशाने पर लेते हैं। और मैं तो बहुत स्पष्ट पूछता हूं कि हर पांचवा आदमी मुसलमान है। पहली बार विश्वविद्यालयों के कुलपति भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं। आप बताइए 10 साल में आपने ऐसा क्या किया कि वो चीज खत्म हो, मुख्य धारा में लाए जाए वो लोग। आप सिर्फ एक ही काम करते रहे, चुनाव कैसे जीतना है, गांधी परिवार को कैसे गाली देनी है और मुसलमानों को कैसे निशाने पर लाना है। प्रधानमंत्री अगर अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो संजीव जी फिर भगवान ही मालिक है इस देश का। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की सरकारों के कई निर्णय चर्चाओं में है। केंद्र की सरकार ने बीते दिनों एक फैसला लिया था कि आरएसएस की शाखाओं में अधिकारी कर्मचारी जा सकेंगे। उसके बाद ऐसे अनेक निर्णय भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में होते रहे और इस फैसले को संघ की शाखा में कर्मचारी जा सकते हैं, इसे गत दिवस राजस्थान की सरकार ने लागू किया है। एक होड़ सी मची हुई है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों या सरकारों में कि कौन कितना बड़ा हिंदुओं का पैरोकार बनकर उभर सकता है और कैसे फैसले लेकर मुस्लिमों को या जो एक समाज में भय की बार बार बात होती है वो पैदा कर सकता है। मध्य प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं और वो बार बार कुछ ऐसे निर्णय ले रहा है जिनकी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश ने अभी बीते दिनों आरएसएस के प्रचारकों और अन्य जो लीडरान हैं उनकी पुस्तकें पढ़ाने का फैसला, कॉलेजों में पढ़ाने का निर्णय लिया था, सिलेबस में लागू करने का फैसला लिया था। और अभी निर्णय 2 दिन पहले यह हुआ था कि जन्माष्टमी का जो पर्व है वो सरकारी स्तर पर मनाया जाएगा। जन्माष्टमी है और वो मनाया जा रहा है। इसी कारण सवाल बहुत सारे उठे हैं, हो रहे हैं। तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हम चलेंगे एक खास मेहमान के पास। खास मेहमान हमसे जुड़ गए हैं। मेहमान हैं अरुण दीक्षित। आगे बढ़ने के पहले, सवालों का सिलसिला शुरू करने के पहले बता दूं कि अरुण जी 4 दशक से ज्यादा का आपका अनुभव है। नवभारत टाइम्स जैसे अखबार में आप संपादक रहे हैं सूबों में, साथ साथ दीर्घ पत्रकारिता अनुभव के साथ बहुत बारीक पैनी निगाह जो घटनाक्रम है देश के उस पर रखते हैं। अरुण जी पुनः स्वागत करूंगा। शुरुआत यहीं से करूंगा। ये जो एक तरफ तो बात होती है कि सिविल सेवा जो आचरण नियम है, चाहे वो राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो, इससे इतर जो कुछ हो रहा है और खासकर ये जो सरकारी जो व्यय पर या सरकारी स्तर पर ये जो एक खेती हो रही है, ये जो चाहे धार्मिक कट्टरता की हो या और जो सैफरॉन किया जाना है, कैसे देखिए, कैसे लीजिएगा? पहली प्रतिक्रिया आपकी अरुण जी। संजीव जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अब सवाल लगातार मन में ये आ रहा है कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया है, क्या देश का संविधान खत्म कर दिया गया है। क्योंकि जो संविधान आजादी के समय बनाया, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, उसमें जो कुछ लिखा है उसके विपरीत बहुत कुछ हो रहा है। पिछले 10 साल में उस संविधान की कई बार धज्जियां उड़ाई गई हैं और अब लगातार जो चीजें हो रही हैं, देखिए, हिंदू होना, मुसलमान होना, ईसाई होना, सिख होना, या जो भी आदमी धर्म परिवर्तन करके धर्म तो बदल सकता है लेकिन अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह नहीं बदल सकता है। हम और आप हिंदू हैं, हमें हर भगवान से प्यार है, लेकिन जिस तरह की चीज अब हो रही है, एक तरफ आप मुसलमानों के मदरसे, उनकी तमाम चीजों में दखल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? आपको रोका किसने था? आप यूसीसी लाने वाले थे, लाए क्यों नहीं? दरअसल क्या है कि ये जो दहशत फैलाना और ये दिखाना, सबसे बड़ी चीज ये दिखाने की कोशिश करना कि एक वर्ग के साथ खड़ी है ये सरकार, चाहे केंद्र की हो और चाहे राज्य की हो। राज्यों में सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम। इसके बाद छोटे जो राज्य हैं, मतलब ये 3-4 राज्य अब कैसे और
किस आधार पर आप ये चीजें कर रहे हैं? दुर्भाग्य कहाँ आता है, जो आपने कहा, न विपक्ष कुछ कह रहा है और न्यायपालिका जिसको सबसे पहले नजर रखनी चाहिए थी, मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि न्यायपालिका भी अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में, आज मध्य प्रदेश में सरकार भगवान कृष्ण का जन्मदिन मना रही है सरकार के खर्चे पे। अब सवाल यह है कि क्या सरकार कल को ईद मनाएगी, क्या ईस्टर मनाएगी, क्या उसी तरह से गुरुपर्व मनाएगी, या जैन धर्म से जुड़ी जो त्योहार है उन्हें मनाएगी, इसी तरह से छुट्टी घोषित करेगी? ये दरअसल संविधान को ताक पर रखकर नए नैरेटिव गढ़ने का जो काम चल रहा है, और उनका सबका एक ही उद्देश्य है, ये दिखाओ कि हम मुसलमानों को दबा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं एक तरफ कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो भी कपड़ों से पहचानते हैं। अब किसको किसको कहां कहां आपको लगाना है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन संविधान को तो ताक पर मत रखिए। सरकार का काम धार्मिक आयोजन करना नहीं है। सरकार के लिए सभी धर्म बराबर है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। या तो ये बता दीजिए कि हमने संविधान बदल दिया, अब ये हिंदू राष्ट्र है, कोई बात नहीं है। फिर जिसको जहां रहना होगा उसके उस पर कई सवाल उठेंगे, उन सवालों पर अलग से बात होगी। लेकिन क्यों आज आप लगातार ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो जिनसे भेदभाव बढ़ रहा है, जिनसे लोगों के मन में कटुता बढ़ रही है, जिनसे लोगों के मन में डर फैल रहा है? क्यों? इस सवाल का जवाब तो और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं यही सवाल मेरा था कि एक और तो आपने उसमें कहीं अपने ओपनिंग पहले उसमें इंगित भी किया है कि एक और तो आप कहते हैं कि मदरसे कट्टरता फैला रहे हैं, जो है धर्मांधता फैला रहे हैं, और दूसरी ओर इस तरीके के आयोजन। देखिए, हम स्वयं हिंदू हैं, हम सब चीजों के पक्ष में हैं, कि जो सरकारीकरण जिस तरीके से होता चला जा रहा है, बीच में आपने देखी संघ की शाखाएं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने आरएसएस को बैन किया था, और तमाम उस समय में उन्होंने सारे उसको लेकर तर्क दिए थे। आज वही चीजें नरेंद्र मोदी जी की ओर से हो रही। मुझे लगता है शायद यही बचा है कि अब कुछ दिन में सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में भी शाखाएं लगना शुरू हो जाएंगी। जिस तरीके का रोल रवैया जो होड़ मची है राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, और केंद्र ने तो खुली छूट दे दी, तो ऐसे देखा जा सकता है आप ये जन्माष्टमी मनाइए, ये क्या है? इन सब पे आपने कहा भी है, लेकिन क्या आप कुछ दिन यही शेष है कि आप सीधे सीधे शाखाएं लगेंगी? नहीं संजीव जी, वो लगना शुरू हो गई हैं। आप ये समझिए कि सरकारी कर्मचारियों को शाखाओं में जाने पर से रोक हट गई है। अब वो गणवेश पहन के भी दफ्तर जा सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी चीज जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की गई है, मैं किसी संगठन के खिलाफ नहीं हूं। बहुत सारे सवाल हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, उसके क्रियाकलाप उतने सार्वजनिक क्यों नहीं है, बहुत सारी चीजें उसको लेकर के तमाम दल और उनके विरोधी और वो पूछते रहते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों को सरकार से में नौकरी करने और उस तरह की गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दी, तो कल को फिर आप खालसा, जो बब्बर खालसा या इस तरह के संगठन है, या जमाते इस्लामी, भाई इस देश में ये हो चुका है। 2010 में जो है साउथ में फ्रीडम परेड निकाली थी पीएफआई ने, तब संघर्ष हुआ था शुरू। तो आप पहले ये तय करिए कि आप इस देश को एक रखना चाहते हैं, समाज को एक रखना चाहते हैं, या फिर इस देश को नफरत के आधार पर, धर्म के आधार पर बांट के जनता को आपस में लड़ाई रखना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो हुक्मरान हैं, चाहे वो राज्यों में हो चाहे वो केंद्र में हो, अब आप देखिए असम की घटना लीजिए, बलात्कार इन दोनों चरम पर हैं, बंगाल में हुआ, उसको लेकर के तमाम बड़ा मुद्दा है। हम सख्त खिलाफ हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेके। सिर्फ गाल बजाने से काम नहीं होने वाला है, आपको करके दिखाना होगा। मैंने पिछली बार भी एक बार बहस में कहा था कि जब आपने फांसी का कानून बनाया है तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की व्यवस्था हो जाए।
प्रॉपर केस अटके नहीं, वो सब करिए, लेकिन नहीं हो रहा है। अब असम में जो हुआ है, क्या वो बलात्कार नहीं है? अगर बंगाल में इतनी समस्या, यूपी में हुआ है, बिहार में हुआ है, महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र में छोटी छोटी बच्चियों के साथ हुआ है, मध्य प्रदेश में आज भी खबरें छपी हुई हैं बलात्कार। तो फिर जब आप कानून की बात कर रहे हैं तो हर राज्य में महिला, चाहे किसी जात किसी धर्म की हो, वो महिला है, उसके साथ बदतमीजी की गई है तो उसका आपको एक ही नजरिए से देखना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि बिल्किस बानो के बलात्कारी सरकार अपनी मर्जी से 20 सजा में छोड़ देती है, उनका स्वागत होता है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ये जो दिखावा किया जा रहा है ये बहुत खतरनाक है। और दरअसल सबसे बड़ी चीज ये है कि इसको कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सत्ता की बुनियाद इसी पर है। याद कीजिए गुजरात के दंगे, क्या हुआ था? अटल जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजधर्म का पालन नहीं किया। आज भी वही है कि उनका रवैया बिल्कुल अलग है। छोटी छोटी चीजों को लेकर के वो मुसलमानों को निशाने पर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आप याद कीजिए उन्होंने क्या नहीं किया। तो ऐसे में जब आप एक वर्ग को निशाने पर लेकर दूसरी तरफ आप कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हो, बाकी आयोजन कर रहे हो, आयोजन सबके अपने धर्म, अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी करे, पर सरकार को तो ये दिखाना चाहिए कि वो सब धर्मों के साथ है। अगर आज संविधान की शपथ ली हुई है सर आपने, वही कह रहा हूं ना कि आज कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हो तो फिर आप बताओ कि बड़ा दिन और ये सब त्योहार आएंगे तो आप आयोजन करोगे। आप मदरसों को टारगेट करते हो, मदरसों में आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए, मदरसों की व्यवस्था ठीक की जानी चाहिए, लेकिन मदरसों को आतंक की नर्सरी कहने से पहले तो आपको एक बार विचार करना पड़ेगा। वहां आप जो है इस तरह से एक सपाट बयान नहीं दे सकते। और देखिए छोटे मोटे लोग ये कहें तब मान लेते हैं, कहता कौन है? देश के प्रधानमंत्री। उनको फॉलो कौन करता है? देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री। किस राज्य में नहीं हुआ? आप कर्नाटक देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप अब तो गुजरात तो उदाहरण बना था, सबसे पहले गुजरात में जो हुआ, कहीं भी किसी भी उसमें पूरे देश में जो है मॉब लिंचिंग क्यों हुई? कहां तक आप एक कम्युनिटी को, एक समाज को आप कहां तक धकेलेंगे? और मैं तो बहुत स्पष्ट पूछता हूं कि हर पांचवा आदमी मुसलमान है। अगर आप मुसलमानों को निशाने पर लेते रहेंगे तो उनके लिए कुछ विकल्प सोचा है तो देश को बता दीजिए, बताइए कि इनका क्या करेंगे, कि इनका अरब सागर में फेंक देंगे या इन्हें नया देश देंगे या उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे। ये रोज रोज ये तनाव फैलाना, दहशत फैलाना, ये ठीक बात नहीं है। अब संघ की शाखा, आपको संघ से मुझे कोई परहेज नहीं है, संघ की शाखा, संघ अगर जिस उद्देश्य को लेकर कहता है कि वो सामाजिक संगठन है, बढ़िया है, लेकिन सरकार और समाज नहीं हम किसी को, हमें भी नहीं है, हम तो उसका जो सरकारीकरण हो रहा है उस पर थोड़ी सी कटना है, तो दिखता है कि वो सवाल उस पर उठ रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि सरकार और समाज अलग अलग चीजें हैं। समाज अपने ढंग से चलता है और सरकार अपने ढंग से चलती है। अब आप एक समाज को तो आप अपने सर पे बैठा रहे हो और दूसरे समाज को आप गाली दे रहे हो, लांछित कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो, तो भाई आप सरकार कहां हो? आप एक पक्ष हो गए, आप सरकार रहो। आप कानून लाना चाहते थे यूसीसी ले आते, लेकिन वो मत करिए कि सरकार जो है दूसरे के इशारे पर, और ये लगे कि सरकार एक पक्ष बन के काम कर रही है। अब संघ की बात जो आप कर रहे थे, आप देखिए अभी लेटरल एंट्री को लेकर के जो फैसला सरकार, मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा, संजीव जी, मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के बहुत स्पष्ट बात कहता हूं कि आज केंद्रीय संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तक में संघ के लोगों को बैठाने की कोशिश की गई है, हो रहा है, और उसका खामियाजा क्या है? क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश को हम लोग ज्यादा नजदीक से देख रहे हैं। पहली बार विश्वविद्यालयों के कुलपति भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, मतलब सामान्य यूनिवर्सिटियों में तो चुन चुन के वो लोगों को बैठाया जा रहा है जिनकी निष्ठा कहीं और थी। तो ये, इससे क्या हासिल करेंगे आप?
सबसे बड़ी इसी चीज ये है। इसी से जुड़ा सवाल अरुण जी ये होगा, संघ के जो प्रचारकों की पुस्तकों को पढ़ाने का या सिलेबस में या मध्य प्रदेश में उसको लेने की एक आदेश एक हुआ है हाल ही में, भी उच्च शिक्षा विभाग ने किया है, कॉलेजों में पढ़ाना है, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी हो। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? टिप्पणी? वही कह रहा हूं कि इससे क्या हासिल होगा कि आप इतिहास नहीं बदल देंगे, आप किताबें बदल देने से इतिहास नहीं बदल जाएगा। संघ के लोगों ने अगर अच्छा काम किया है तो पहले देश को बताओ तो कि ये लोग थे। अब अचानक आप गोडसे की पूजा हो रही है, गांधी को गोली मारने वाले लोगों के साथ आप हैं, गांधी को गाली देने वाले लोगों को आप लोकसभा में बैठाते हैं। तो ये जो चीज है, भाई सावरकर पूज्य हैं आपके, कोई बात नहीं है, लेकिन इतिहास देश के समाज के साथ आप वो खिलवाड़ तो मत कीजिए कि उनको आप उनका लिखा पढ़ाएंगे तो फिर कहां ले जाएंगे देश को, कितना इतिहास बदलेंगे। जवाहरलाल नेहरू को आप हर चीज के लिए गाली देते हैं, महात्मा गांधी के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि फिल्म बनी, एक अंग्रेज ने फिल्म बनाई, उसके बाद जो है उन्हें देश ने जाना। अब जिस देश में जाते हैं पूरी दुनिया में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू हैं। इनकी 10 साल की कोशिशों के बावजूद भारत में महात्मा गांधी को जिस तरह से उनके पुतले तोड़े गए, उनके उस पर गोली मारी गई, क्या किया? नहीं किया कुछ सरकार ने। महात्मा गांधी की बात करेंगे लेकिन महात्मा गांधी को गाली देने वाले, महात्मा गांधी को अपमानित करने वाले, भाई देश, आप सरकार में आए हो, देश के पुरखे थे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पूरी जो पीढ़ी थी, चाहे उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, जाकिर हुसैन हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो। मुखर्जी तो नेहरू जी की सरकार में रहे थे। ये पुराने लोग हैं। अब आप इनको आगे लाना चाहते हैं, मुखर्जी जी को, उपाध्याय जी को, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप जवाहरलाल नेहरू के किए को मेट देंगे, उनका नाम किताबों से फाड़ के अलग कर देंगे। वो पन्ने नहीं फट सकते, उससे आप एक्सपोज हो रहे हो और आप लगातार निशाने पे आ रहे हो, और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में आप पर सवाल उठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर इसमें आखिर में मैं जानना चाहूंगा कि जो बार बार डिफीट जैसे हालात, इन द सेंस की जो अभी 240 पर आप आके टिके और जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, उसमें आपके पास अब कोई विकल्प बचा नहीं कि जितना आप ये हिंदू मुस्लिम कर सकते हो, इसी से आप कुछ अगर आ पाओ तो आ पाओ, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। एक सुनियोजित षड्यंत्र या सुनियोजित तरीके से ये सब चीजें बढ़ाई आगे की जानी कि देश का ध्यान भी मूल जो विषय है उनसे भटके और कहीं ना कहीं हमारी यदि हमारा चल जाए तो कार्ड चल जाए। हमें संजीव जी, मैं कई बातें बताता हूं आपको, एक साथ करते हैं इसी सवाल पे। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि पहले आतंकवादी घुसते थे, अब आतंकवादियों की जगह सेना जाके सर्जिकल स्ट्राइक करती है। दुर्भाग्य उस वक्त क्या था कि जम्मू क्षेत्र में हमला हुआ था और हमारा एक सैन्य अधिकारी मारा गया था। उसके 2-3 दिन बाद एक सीआरपीएफ का अफसर भी मारा गया। उनके अंतिम संस्कार नहीं हो पाए और आप लाल किले से झूठ बोल रहे हो। आतंकवादियों के पिछले कितने हमले हुए हैं, आप बातें वो करिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि किसको किसको आप कहां से कहां, लगातार झूठ बोलने से हासिल क्या होने वाला है? इस देश को आप ले कहां जाएंगे? अगर आपकी तस्वीर, अब आप एक तरफ कहते हैं कि हमने तो देश को, वहां 15 लाख आ रहे थे, वो हो गया, आपका जुमला हो गया। पूरे देश में नौकरियां 2 करोड़ हो रही थी, वो भी जुमला हो गया। आर्थिक तरक्की की बात आप कहते हो कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा से नीचे निकाला, तो 80 करोड़ लोगों को आज भी आप खाना खिला रहे हो। देश की जो संपत्तियां हैं वो लगातार बिक रही हैं, उन पर निजी क्षेत्र का कब्जा हो रहा है। बैंकों की हालत खराब है। किसान को 2,000 रुपए तिमाही में 4 महीने में दे के आप वो करते हो। कितना आपने एनपीए किया है, कितना अरबों खरबों रुपया बैंकों का डूबा है, किसका फायदा हुआ है? हर सरकारी संपत्ति पे A1 और A2 का ही कब्जा क्यों है? ये इन चीजों के इन सवालों के जवाब कोई नहीं दे रहा, कहीं कोई बात नहीं हो रही है। आपने वही सब किया है जिसको लेकर के आप कांग्रेस पर आरोप लगाते थे। कोई ऐसा काम कांग्रेस ने गलतियां नहीं की होती तो कांग्रेस के दिन नहीं देखने पड़ते, लेकिन आप उससे ज्यादा और आड़ क्या लेते हैं? नेहरू को गाली देते हैं, कर्म वो करते हैं जो आपसे, कम से कम अटल जी की भाजपा से तो ये उम्मीद नहीं थी। वो स्वयंसेवक संघ, पता नहीं क्यों संघ के पदाधिकारी मौन है, जिसका सारा सब कुछ देश प्रेम और देश सेवा पर आधारित है, वो नहीं देख रहा आज की तारीख में कि कैसे 2 उद्योगपति देश की पूरी संपत्ति के मालिक हो गए।
संघ का एजेंडा लागू हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं तो संघ से भी ये पूछूंगा कि आपके दिमाग में अल्पसंख्यकों के लिए क्या योजना है? संघ प्रमुख कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है, तो फिर गाली क्यों दे रहे हो? जैसे जो लोग रहना चाहते हैं उन्हें रहने दीजिए। आप 3 तलाक की बात लाए, आज भी जमीनी हकीकत यह है कि मुस्लिम समाज में 3 तलाक कानून का कोई असर नहीं है, बहुत कम, नहीं मान रहे हैं वो। तो या तो आप में दम हो कि आप कानून लाएं और सख्ती से पालन कराएं, वो है नहीं आप में, क्योंकि आप तत्काल पीछे हटते हैं, हर चीज में होते हैं, आपका फैसला बदल जाता है। अभी केंद्र सरकार के कितने फैसले बदले, और आप तो बीजेपी की हालत समझ लीजिए कि आज ही सवेरे जम्मू कश्मीर के लिए 44 लोगों की सूची जारी की, नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बैठक हुई थी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो वापस ले ली गई, सिर्फ 15 लोगों की जारी की। तो अब सारी चीजें आपके भीतर जो हैं वो सब वो चीजें हैं जो कांग्रेस में हुआ करती थी, अब आप उससे ज्यादा बुरे हो गए। अब 240 का आंकड़ा जो आपने कहा, 240 का नहीं है, वो 169 का है। ओरिजिनल बीजेपी से जो हैं लोग, 71 सांसद तो कांग्रेस और अन्य दलों से आए हुए लोग हैं जी। अब ये बात संसद में साबित हो गई कि आप 240 हो, वो 235 हैं। उसके बाद फिर आपने वही आए वाय बकना शुरू कर दिया। अब कोई बाल बुद्धि हो गया तो कोई बैल बुद्धि हो गया। अब ये सब जानते हैं, जो हमारे संस्थान जिनका सबसे ज्यादा सम्मान था, संवैधानिक संस्थान, आप संवैधानिक संस्थान आप देखिए, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की क्या हालत है, और राज्यसभा में उपसभापति, राज्यसभा के सभापति किस स्तर पे पहुंच गए। ये जो धक्के मार मार के लगातार जो आपने मनमानी की, अगर आपने कह दिया कि गधे के सर पे सींग होते हैं तो कोई मान कैसे ले जब नहीं होते हैं? आप वही चाहते हो, लगातार आप वही सब कर रहे हो। नेहरू को गाली दे लो, क्रेडिट मत दो, लेकिन देश में जो है उस व्यवस्था को चलने तो दो। अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमें यह बता दीजिए, क्या मणिपुर भारत में नहीं है? अगर आपको पाकिस्तान के हिंदुओं की बहुत चिंता होती है तो बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोल रहा है? प्रधानमंत्री कहते हैं बांग्लादेश मुक्त संग्राम में वो जेल गए थे, आज उन्हीं की वजह से, क्योंकि बांग्लादेश की जनता कहती है शेख हसीना से संबंध है, इसलिए भारत से अब उनके संबंध बिगड़ रहे हैं। वो वहां के हिंदुओं को इसलिए कहा उन्होंने कि तुम हसीना के साथ क्यों नहीं चले गए। इन सवालों पे कोई नहीं बोल रहा है। नेपाल, वो तो हिंदू राष्ट्र था, वहां भाषा बदल गई है। चलिए, माले मुस्लिम बहुल है, श्रीलंका में तो सिंहली थे। नेपाल, अब म्यांमार आपके खिलाफ है, वहां हमारे देश के खिलाफ उग्रवादी आंदोलन करने वाले लोगों के वहां रहे हैं। अब बांग्लादेश, सब जानते हैं, केंद्र सरकार जानती है कि बांग्लादेश की पहाड़ियों में असम के उग्रवादियों के शिविर चलते रहे। आप बताइए 10 साल में आपने ऐसा क्या किया कि वो चीज खत्म हो, मुख्य धारा में लाए जाए वो लोग? आप सिर्फ एक ही काम करते रहे, चुनाव कैसे जीतना है, गांधी परिवार को कैसे गाली देनी है और मुसलमानों को कैसे निशाने पर लाना है। और इसको संघ ने अपरोक्ष रूप से बढ़ावा दिया है। आज जब ये बात आती है कि सरकारी कर्मचारी संघ की शाखाओं में जा सकते हैं, इसके बाद आगे क्या करोगे आप? सीधी भर्ती आप कर रहे थे संघ के लोगों की, देश भर में जहां आपका बस चला वहां आपने शिक्षा में संघ के लोगों को बिठाया है। मैं तो साफ कहता हूं, अगर योग्य लोग होते, जिनका दृष्टिकोण साफ होता, वो लोग आते, वो किसी बैकग्राउंड से हो, लेकिन वो जिस कुर्सी पे बैठते उसके साथ न्याय तो करते। ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। किसी विश्वविद्यालय में जो कुलपति बने हैं संघ से बैकग्राउंड के, वो संघ के स्वयंसेवक से आगे की ज्यादा भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये दांव अब जो खेल रहे हैं चलेगा नहीं, ऐसा माना देश के लिए घातक है, ये देश के लिए घातक है, ये समाज के लिए घातक है, और वो सब दोहराया जाएगा जो अतीत में देखा गया है। इनको विभाजन विभीषिका दिवस दिखता है, अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने मनाया था। क्या कौन सी विभीषिका और देखना चाहते हैं? क्या बचा है क्या इस तरह की चीजें करके? मुझे लगता है कि ये देखना चाहिए, समझना चाहिए, और हर भारतवासी को, हिंदू कहने वाले मोहन भागवत जी को भी ये देखना चाहिए कि वो विभीषिका तो हो गई थी 1947 में। अब 27, 28, 29, 30 में आके ऐसी स्थिति मत लाइए आप कि उसकी झलक फिर देखने को मिले। तैयारी पूरी है इनकी, और ये हम सबके लिए, देश के लिए घातक होगा।
बिल्कुल। प्रधानमंत्री अगर अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो संजीव जी फिर भगवान ही मालिक है इस देश का। बिल्कुल, बिल्कुल अरुण जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा आपने, आप जो आशंका या जो चिंता जतला रहे हैं, निश्चित तौर पर ये चिंता हर उस भारतीय के मन में जो सचमुच में सेक्युलर है और वो ये सब नहीं चाहता है। वो चाहता है शांति, और जो मूल जो उसके जरूरतें हैं उसको सरकारें पूरा करती रहें। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये भले ही तमाम कोशिश हो, शायद देश इसमें भ्रमित नहीं होगा। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास चर्चा और अच्छी चर्चा के लिए। धन्यवाद, आभार। ये थे अरुण दीक्षित जी, जिन्होंने बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण पूरा जो स्थिति है अभी ताजा हालात है उस पर रखे, और जो ये त्योहार या इसके आड़ में संस्कृति के नाम पर जो कुछ चल रहा है, निश्चित तौर पर यह घातक है और इसे देशवासियों को ही समझना होगा। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।